हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब सेशन पे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्या चैप्टर का नाम क्या है, संसाधन एवं विकास। इसका एक लेक्चर हम करवा चुके हैं। आज कौन सा लेक्चर है? दूसरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या भू संसाधन? आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि भू संसाधन है क्या। यानी भूमि एक ऐसा संसाधन है जो मानव ही नहीं अपितु समस्त जीवों के लिए एक जैविक आधार है, यानी जीने का स्रोत है। हम रहते कहाँ हैं? जमीन पर। फसल हमारी कहाँ होती है? जमीन पर। यानी पूरी हमारी दैनिक जीव क्रियाएं कहाँ पर होती हैं? भूमि पर। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। जैसे हमने लिखा है भूमि संसाधन यानी भू संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि भूमि पर ही रहकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी भूमि पर रहकर हम अपनी समस्त दैनिक क्रियाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ पे करते हैं? जमीन पर ही करते हैं। ये नहीं कि हम हवा में अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, क्योंकि मनुष्य रहता कहाँ है? जमीन पर। यानी उसका स्थायी निवास क्या है? जमीन पर। एवं समस्त जीवों का स्थायी निवास कहाँ है? जमीन पर, यानी भूमि पर। इस उपयोग मनुष्य कृषि कार्यों के साथ साथ मकान, सड़क, उद्योग, व्यापार और रेल मार्ग के निर्माण के लिए करता है। यानी भू संसाधन का उपयोग मनुष्य कृषि कार्यों के साथ साथ मकान, सड़क, उद्योग, व्यापार और रेल मार्ग के निर्माण के लिए करता है। यानी जमीन पर ही क्या बनाई जा सकती? सड़क, मकान, हम रहने के लिए मकान, और खाने के लिए कृषि अनाज उपजाते हैं, और हमारे रेल मार्ग इत्यादि सब किस पर होते हैं? जमीन पर। लगभग 43%। यानी अगर भू प्रॉपर्टी को हम 100% मान ले तो उसी को आधार से हम बांट सकते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। यानी मैदान क्षेत्र, जो समतल इलाका जहाँ पर कृषि योग्य ज्यादा जमीन होती है, यानी 43% भू क्षेत्र पर, और 30% भाग पर पर्वत है। यानी हमारी जमीन के 30% भाग पर, इन पृथ्वी के जमीन के 30% भाग पर पर्वत है, और 27% भाग पर पठार। पठार ऐसा इलाका होता है जो मतलब शंकु आकार न होकर, जैसे इस तरह पहाड़ कैसा होता है? शंकु आकार का होता है, जबकि पठार जो होता है वो इस तरह न होकर एक प्लेट रीजन होता है। जैसे ऐसे उठा यहाँ से, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे हो जाएगा। मतलब वो समतल ही होता है, बाकी जमीन से थोड़ा उठा हुआ भाग होता है, तो उसे हम पठार कहते हैं। और पर्वत जो होता है उसका शिखर जो होता है वो शंकु आकार होता है, बिल्कुल शंकु के आकार का ऐसे होता है पर्वत का शिखर। पठार का शिखर समतल होता है, प्लेन होता है। और जमीन पर हमें क्या मिलते हैं? खनिज, जो हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए, यानी गाड़ी बनाने के लिए लोहा चाहिए, यानी विभिन्न जो धातुएं होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? जमीन से। सोना, चांदी, प्लेटिनम, यूरेनियम, टाइटेनियम, जितने भी खनिज होंगे वो कहाँ से निकलेंगे? जमीन से। जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल, जो हमारी गाड़ियों को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, वो कहाँ से निकलेंगे? जमीन से। और वनों का अपार संचय, यानी जो है हमारी जमीन पर वनों का अपार संचय है। बाकी अब तो कम हो गए हैं, आदमी अपने आवास के लिए दिन प्रतिदिन वनों को काटता जा रहा है। भूमि के प्रयोग के आधार पर हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। यानी भूमि के उपयोग के आधार पर हम निम्न प्रकार से जमीन को बांट सकते हैं। जैसे कृषि, जो कृषि योग्य भूमि है उसको क्या कहेंगे? कृषि योग्य भूमि को कृषि। फिर आवास, जहाँ लोग रहते हैं, निवास के लिए घर बनाते हैं, एक स्थायी परमानेंट मकान बनाते हैं, वो क्या हो जाएगा? हमारा आवास। और खनन, जैसे झारखंड में हमारे कई सारे खनन हैं, वहां से क्या निकाल? माइंस, यानी वहां से हम क्या निकालते हैं? विभिन्न प्रकार की धातुएं, तो क्या हो गए? खनन। और इसी जमीन पर हमारे उद्योग हैं, और इसी जमीन पर हमारे क्या है? चारागाह। चारागाह वो होते हैं जहाँ पशुओं को चराने के लिए उपयुक्त जमीन होती है, जिनमें पशुओं के चरने योग्य चारा होता है। और पढ़ेंगे हम, पहला हमारा क्या हो जाएगा इसी में? कृषि। भूमि पर मनुष्य कृषि करता है, जमीन पर मनुष्य कृषि करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वायु पे कृषि की जा सकती है, आसमान में कृषि की जा सकती है। कृषि कहाँ की जा सकती है? भूमि पर। यानी भूमि पर ही मनुष्य कृषि करता है, जिसके माध्यम से विभिन्न फसलें उगाता है। जैसे दाल हो गई, गेहूं हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों, जितनी भी प्रकार की फसलें, यानी शाकाहारी जो फसलें आपको मिलेंगी वो कहाँ से होंगी? जमीन से। यानी पूरा
का पूरा जो हमारा खाद्य सामग्री कहाँ से प्राप्त होगा, हमें जमीन से। ऐसा तो नहीं कि वायु से प्राप्त हो जाए, अंबर से प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। कहाँ से प्राप्त होगा, जमीन से, जिससे मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होती है। यानी हमारे दैनिक जीवन के, सिंपल से आप समझ सकते हैं, कृषि से, योग से हमारे पूरे दैनिक जीवन के लिए भोजन सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है, जमीन से। यानी कृषि योग्य भूमि से हम क्या लेते हैं अपने आहार के रूप में, विभिन्न प्रकार की फसलें, जैसे दाल हो गई, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, जितने भी प्रकार के जैसे सूखे मेवे, सेब, संतरा, ये सब कहाँ होते हैं, जमीन पर। अब अगली हेडिंग हमारी आएगी आवास। क्या आएगी, आवास। आवास के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी भूमि पर ही मनुष्य अपने लिए स्थायी निवास, परमानेंट रहने के लिए स्थायी निवास बनाता है, यानी हाउस बनाता है, क्या, रहने के लिए। उसी के बारे में पढ़ेंगे। भूमि पर ही मनुष्य अपने रहने के लिए मकान बनाकर स्थायी आवास की व्यवस्था करता है। किसकी व्यवस्था करता है, स्थायी आवास की। यानी पहले जब हम मनुष्य था तो क्या था, घुमक्कड़ या यदा कदा कहीं भी रह लेता था। अब क्या है, मनुष्य अपने रहने के लिए परमानेंट स्थायी निवास बनाता है। मानव उन्हीं क्षेत्रों पर रहना पसंद करता है जो कृषि, औद्योगिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण है। यानी मानव उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करता है आज के युग में जहाँ क्या है, क्या हो जाए, कृषि योग्य भूमि, यानी हमें आसानी से फूड उपलब्ध हो जाए। क्या हो जाए, आसानी से फूड उपलब्ध हो जाए। और दूसरा औद्योगिक, यानी वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो जो आसानी से जरूरत के लिए वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाए। और तीसरा क्या है, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सामान के, हमें सामान की जरूरत है तो व्यापारिक रूप से वो अदला बदली होता है, यानी यहाँ की सामान वहाँ, उधर से यहाँ, यानी व्यापारिक रूप से भी सामान उपलब्ध हो, वहाँ ही मनुष्य रहना पसंद करता है। अब अगली हेडिंग हमारी आएगी खनन। खनन क्या है, खनन पृथ्वी के अंदर खुदाई करके महत्वपूर्ण धातुओं को निकालकर, यानी उपयोगी धातुओं को निकालकर क्या निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, खनन। खनन क्या है, जमीन के अंदर दबी हुई महत्वपूर्ण धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खनन। यानी खनन से हमें लोहा, तांबा, सोना इत्यादि धातु मिलती है। लोहा तो हमारे दैनिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या लिखा, पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसलिए मानव उन्हीं क्षेत्रों में खनन का कार्य करते हैं जहां खनिज के अपार भंडार संचित होते हैं। यानी मनुष्य उन्हीं जगहों पे खनन करता है जहां पर उसे पता है कि यहाँ पर खनिज के अपार भंडार। ऐसा तो नहीं कि कहीं भी खोद दिया जाए, अगर कहीं भी खोद दिया जाएगा तो क्या निकलेगा, जल ही निकलेगा, क्योंकि जमीन के अंदर भूमिगत रूप के जल भी हमारा मौजूद है। हम उन्हीं क्षेत्रों में खनन करते हैं जहाँ पे हमें पता है कि खनिज के अपार भंडार हैं। उन्हीं क्षेत्रों में हम खनन की खुदाई करते हैं, जैसे झारखंड हो गया, अपना कर्नाटक हो गया, इत्यादि जगहों पे ज्यादा माइन, यानी खनन सामग्री मिलती। इस वजह से हम वहाँ ज्यादा खुदाई करते हैं, खनन के लिए खुदाई करते हैं, जिससे हमें अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ मिल सके। इसके आगे हेडिंग है उद्योग। उद्योग क्या है, भूमि के जिन क्षेत्रों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है उन्हीं क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि कच्चा माल जहां से ही हमें उपलब्धता कच्चे माल की ज्यादा होगी, क्या होगी, कच्चे माल की उपलब्धता जहां ज्यादा होगी, कच्चे माल की उपलब्धता जहां ज्यादा होगी वहां ही हम उद्योग यानी इंडस्ट्री डालते हैं। जहां जहां आप देखेंगे, जहां जहां से हमें लोहा बहुतायत मात्रा में खनन के रूप में मिलता है, वहीं वहीं लोहे की फैक्ट्रियां, जैसे गन्ने को ले लीजिए, जहां गन्ने की उत्पादकता ज्यादा है वहीं हमें क्या मिलेगा, चीनी बनाने की फैक्ट्री, गुड़ की फैक्ट्री, यानी तमाम चीजें जहां से हमें कच्चा माल मिलता है वहीं क्या होते हैं, उद्योग विकसित होते हैं। क्योंकि उसके उद्योग के लिए प्रॉपर क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, यानी कच्चा माल प्रॉपर वे में चाहिए उद्योग के लिए। तो वहीं हम क्या डालेंगे, उद्योग, जहां से हमें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा वह क्या डालेंगे, उद्योग। अब क्या है, चारागाह। अभी अगली हेडिंग हमारी क्या है, चारागाह। भूमि के जिन क्षेत्रों में घास पाई जाती है वे क्षेत्र चारागाह के लिए प्रसिद्ध होते हैं। यानी भूमि के जिन क्षेत्र पर घास पाई जाती है, क्या पाई जाती है, घास पाई जाती है, उनको हम चारागाह कहते हैं। गांव की जमीन और वनों के बाहरी हिस्से के चारागाह के लिए उपयुक्त होती है। यानी गांव के
हर एक ग्राम सभा में बहुत सारी ऐसी जमीन होती है जो चारागाह के लिए प्रसिद्ध होती है, यानी चारागाह के लिए छोड़ी जाती हैं। और वनों के बाहरी, यानी वन के भीतर नहीं, वन के बाहरी कोनों पर जो थोड़ा सा मिलता है, वनों के बाहरी एरिए पे जो घास होती है उसे भी हम चारागाह के लिए उपयुक्त जमीन मानते हैं। यानी वनों के बाहरी क्षेत्र की जो जमीन होती है उसे भी हम चारागाह के रूप में देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे भूमि के उपयोग कर प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे? भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक कारण। भौतिक कारण वो है जो भौतिक तरीके से परिवर्तन हो, वो भौतिक कारण। आर्थिक एवं सामाजिक कारण जो आर्थिक एवं समाज के हिसाब से परिवर्तन हो, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक कारक। और पढ़ेंगे भौतिक कारक में क्या? भूमि का ढाल। भूमि का ढाल एक क्या है? भौतिक कारक है। मिट्टी का आवरण, यानी मिट्टी के आवरण में अगर पोषक तत्व हैं तो मिट्टी भी उपजाऊ होगी, जिसमें अच्छी प्रकार से फसल उग सकेंगी। तो क्या है? मिट्टी का आवरण। सैलों की प्रकृति और उसमें पाए जाने वाले खनिज, यानी जो सैल चट्टानें होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? सैल। यानी उन्हीं में क्या पाया जाता है? हमारी माइंस, यानी खनिज तत्व पाए जाते हैं। लोहा, यूरेनियम, टाइटेनियम, जितने भी प्रकार के वो पाए जाते हैं तत्व, वो क्या पाए जाते हैं? सैलों की प्रकृति और सैलों में पाए जाते हैं, यानी जमीन के अंदर पाए जाते हैं। और भूमिगत जल की उपस्थिति, यानी भूमिगत जल की उपस्थिति, यानी भूमिगत जल हमसे कहाँ से प्राप्त होता है? जमीन से। तो क्या है? भूमिगत जल की उपस्थिति। और दूसरा है हमारा आर्थिक एवं सामाजिक कारण, यानी आर्थिक स्थिति। किसी भी क्षेत्र विशेष क्या होता है? वो आर्थिक स्थिति। सामाजिक व्यवस्था, यानी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जो भूमि को प्रभावित करे वो क्या हो जाएगा? सामाजिक व्यवस्था। और जनसंख्या, आप तो जानते हैं जनसंख्या, यानी हर चीज को प्रभावित करने वाला क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या हमारे पूरे वातावरण को प्रभावित करता है, यानी उसका क्या हो जाएगा? जनसंख्या। और परिवहन के साधनों का विकास, यानी परिवहन के साधनों के विकास भी किसमें आते हैं? आर्थिक एवं सामाजिक कारण। यानी परिवहनों का विकास किस तरह से होता है, ये सब क्या आते हैं? आर्थिक एवं सामाजिक कारण। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।